लास्ट लेक्चर में हमने कई सारी चीजें पढ़ ली थी सर, किसके बारे में? एनवायरनमेंट के बारे में। जिससे जो पूछा जाए वो सिर्फ वही आंसर देगा। तो मतलब क्या है, हमने सबसे पहले टॉपिक पढ़ा एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। फैक्टर्स तो कंपोनेंट्स एक ही बात है। अब जब हम एनवायरनमेंट की बात करेंगे, हम बायोटिक फैक्टर भी है, एबायोटिक फैक्टर भी है। एबायोटिक फैक्टर के एग्जांपल देना कोई। So water bodies, वाटर बॉडीज, रॉक, सॉइल, some mountains, एयर, ये सारी चीजें क्या है? एबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स के एग्जांपल ह्यूमंस, ट्रीज, एनिमल्स, the living प्लांट्स, सारी beings. चीजें, लिविंग बीइंग्स। हमने उसके बाद बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट पढ़ा। सर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जिस पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्शन करें और वो डिकम्पोज हो जाए अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में। नॉन बायोडिग्रेडेबल पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का काम नहीं करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काम नहीं कर पाते उस पर। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरली क्या होता है? मैनमेड होता है। सर उसके बाद हमने इकोसिस्टम के बारे में देखा था। इकोसिस्टम क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स सपोर्टिंग ईच अदर। सर जैसे प्लांट्स के होने से सॉइल का होना भी तय होता है। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो जो ऊपर की टॉप फर्टाइल लेयर है वो इरोड हो जाएगी। हाँ, जैसे हमने एग्जांपल देखा था किसका? सहारा डेजर्ट का। क्या हुआ था वहां पे? लायंस की हंटिंग हुई जिसकी वजह से हर्बीवोर्स का नंबर बढ़ गया। हर्बीवोर्स ने प्लांट्स कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, प्लांट्स नहीं बचे। प्लांट्स नहीं बचेंगे तो सॉइल को पकड़ने के लिए रूट्स नहीं थी, तो सॉइल ऊपर वाली इरोड हो गई। उसकी वजह से क्या फॉर्म हुआ? सहारा डेजर्ट। सेम चीज आपके राजस्थान में भी हुई। राजस्थान में क्या हुआ? ओवरग्रेजिंग। ठीक है सर, इकोसिस्टम समझ आया। अब इकोसिस्टम नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, मैनमेड भी हो सकते हैं। सर नेचुरल इकोसिस्टम के एग्जांपल फॉरेस्ट, रिवर, माउंटेन्स, ग्रासलैंड्स, आपके जो हाँ ओशंस। और मैनमेड में एक्वेरियम, पॉन्ड, जू, ये सारे क्या है? मैनमेड है। सर इसके बाद हमने क्या देखा था? बायोटिक एबायोटिक हो चुका है। प्रोड्यूसर ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो खाना प्रोड्यूस करते हैं। कंज्यूमर हेटरोट्रॉप्स जो कंज्यूम करते हैं। सेप्रोफाइट्स या डिकम्पोजर्स जो डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म में फीड करते हैं और उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। डिकम्पोजर की इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि उन्हें क्या बोला जाता है? क्लींजिंग एजेंट। जितने भी ऑर्गेनिजम्स डेड होते जाते हैं उनको वो डिकम्पोज करते हैं और उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उन्हें वो एनवायरमेंट में सेग्रीगेट करते हैं। सर उसके बाद हमने क्या देखा था? फूड चेन, कौन कैसे कब कहाँ कैसे खाता है। ग्रास को कौन कंज्यूम कर रहा है? डियर। डियर को कौन कंज्यूम कर रहा है? लीनियर चेन है। आपने पढ़ा कि ग्रास को कौन कंज्यूम कर रहा है? डियर। डियर को कौन कंज्यूम कर रहा है? लाइन। लीनियर चेन है, कहीं कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है। सेम यहाँ पे ग्रास को कौन कंज्यूम कर रहा है? इंसेक्ट को कौन कंज्यूम कर रहा है? फ्रॉग को कौन कंज्यूम कर रहा है? बर्ड। लीनियर चेन है। जब लीनियर चेन हो, एक के बाद एक के बाद एक लाइन में आते जा रहे हैं, वन डायमेंशन चेंजेस दिख रहे हैं आपको, इसे क्या बोला जाता है? फूड चेन। जब इंटरलिंकेज हो जाए किसकी? फूड चेन्स की। सर इंटरलिंकेज कैसे हो सकती है? ग्रास क्या सिर्फ डियर ही खा सकता है? उसको कॉपीराइट है उस पर? सर डियर के अलावा भी और एनिमल्स है। एनिमल्स जैसे एलिफेंट, सर जैसे हॉर्स, काउ, बफलो, कई सारी चीजें खा सकती हैं। तो जब इंटरलिंकेज हो जाए किसकी? फूड चेन्स की, क्या बन जाता है वो? फूड वेब। जैसे ये एग्जांपल था आपका, याद रहेंगी चीजें। सर इसके बाद हमने टॉपिक लेवल्स देखे थे। प्रोड्यूसर सबसे पहले, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। सर प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर। प्रोड्यूसर को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट टॉपिक लेवल, देन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, अकॉर्डिंगली चलते जाते हैं। सहारा वाला एग्जांपल जो दिया था आपको। फिर हमने एनर्जी ट्रांसफर देखा।
सन से जो एनर्जी प्लांट्स को मिलती है उसका वो कितना यूटिलाइज करते हैं और फर्दर हर ट्रॉपिक लेवल में कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है, उसी को क्या बोला जाता है? 10% लॉ. According to 10% law, only 10% of the energy of entering a particular trophic level of the organism is transferred to the another trophic level. ठीक है सर, एग्जांपल देना है? हाँ, जब भी आपसे 10% लॉ पूछा जाए, डेफिनेशन प्लस एग्जांपल, एज इट इज लिख के आना है. हाँ, एज इट इज रटने वाले बच्चों के लिए 2 नंबर यहां से आएंगे. केशव, आप इंटेलिजेंट हो, आप याद कर सकते हो. सब झूठ बोल रहा हूं मैं. बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. सर चलो कोई बात नहीं. सर सुनो, जो आपने वो चीज पढ़ी सर, क्या 10% लॉ? 10% लॉ में क्या होता है? हर एक ट्रॉपिक लेवल पे प्रायर ट्रॉपिक लेवल की सिर्फ 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है. लेकिन जब हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, यहाँ पे हार्मफुल सब्सटेंसेस हर एक ट्रॉपिक लेवल पे एक्यूमुलेट होते रहते हैं. सर एक्यूमुलेट होते रहते हैं मतलब, आपको एक एग्जांपल दिया था मैंने ग्रासलैंड का, डीडीटी वाला एग्जांपल दिया था. एक ग्रासलैंड है, यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स हैं. प्राइमरी कंज्यूमर जैसे आपने बोला, ये क्या है? प्रोड्यूसर. ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर. प्राइमरी कंज्यूमर क्या कर रहा है? इस ग्रासलैंड पे फीड कर रहा है. तो डीडीटी का अमाउंट जितना प्लांट्स में था, क्या उससे बढ़ जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर में? जितना एक प्लांट में था उससे ज्यादा होगा एक प्राइमरी कंज्यूमर में. सर ऑब्वियस सी बात है. क्यों? क्योंकि जो एक प्राइमरी कंज्यूमर है वो एक से ज्यादा प्लांट कंज्यूम करेगा, तो उस पे प्लांट की जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है, जो डिकम्पोज नहीं हो रहे, जो डाइजेस्ट नहीं हो रहे, वो बढ़ते जाएंगे. सर अब क्या हुआ? प्राइमरी कंज्यूमर के बाद कौन आए? सेकेंडरी कंज्यूमर. सेकेंडरी कंज्यूमर ने किसको कंज्यूम किया? प्राइमरी कंज्यूमर्स को. क्या सेकेंडरी कंज्यूमर एक ही प्राइमरी कंज्यूमर को कंज्यूम करेगा? नहीं, एक से ज्यादा. तो एक के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस थे, दो के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस थे, तीन के अंदर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस थे, वो सब एक्यूमुलेट होते जाएंगे. सबसे ज्यादा कौन कंज्यूम कर रहा है हार्मफुल सब्सटेंसेस? जो टॉप कार्निवोर है या फिर जो टर्शरी कंज्यूमर है. तो जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ते गए, हार्मफुल लेवल का कंसंट्रेशन बढ़ता गया. इसी को हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? एनलार्जमेंट. सेम वही चीज है सर, पढ़ना ये भी इंपॉर्टेंट है. या तो 10% लॉ पूछा जाएगा या फिर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन. अरुणोदय वाले और बाल मंदिर वाले स्टार मार्क कर लें यहाँ पे. The increase in concentration of harmful chemical substances like pesticides in the body of living organisms at each trophic level of food chain is called biological magnification. Pesticides are non-biodegradable chemicals, so they get accumulated at each trophic level. Since humans occupy the top level in any food chain, so the maximum amount of harmful chemical pesticides get accumulated in our bodies. This danger our healthy life. दिस डैमेजेस आर हेल्दी लाइफ. ऑब्वियसली बात है, अगर आप पॉइजन खाओगे तो आप हेल्दी रहोगे या फिर बीमार पड़ोगे? सर पता नहीं, तन में कह रहा पता नहीं बेटा, आप मर ही जाएंगे. पॉइजन खाने से जिंदा रहता है. कंसंट्रेशन डिपेंड करती है ना. सर एक बार यहाँ तक रीड आउट करना, फिर आगे चलते. अब सबसे मेजर कंसर्न आप लोगों का, सर क्या? फ्रिज, एसी, परफ्यूम्स. सबसे बड़ा कंसर्न है परफ्यूम. सर क्यों? क्योंकि कल लगाया था, आज तक खुशबू आ रही है. सर ऐसा कौन सा परफ्यूम है जो इतना लॉन्ग लास्टिंग है? हाँ, सबसे गंदी स्मेल है. सर सुनो, चलो आगे आओ. इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, थोड़ा हवा में ना उड़ाओ. ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, पता है. सर किसकी वजह से हो रही है? इसका चैप्टर भी आपने पढ़ा हुआ है, शायद हिंदी या इंग्लिश में आया था आपका, सीएफसी का चैप्टर. नहीं पढ़ा? चलो कोई बात. ओजोन लेयर पता है बनती किससे है? सर ऑक्सीजन के जब 3 एटम्स कंबाइन होते हैं तो ओजोन बनाते हैं. हाँ, लेकिन जब CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन
की लेयर के पास जाते हैं तो एक सीएफसी का एटम मिलियंस ऑफ ओजोन के एटम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सर सीएफसी रिलीज किससे होता है? आपके जितने भी एसीज होते हैं, फ्रिज होते हैं, परफ्यूम्स होते हैं, इन सब हाँ, तो उन सब चीजों से सीएफसी रिलीज होते हैं जिसकी वजह से वो ओजोन लेयर को डिप्लीट कर रहे हैं। सर सुनो, सर ओजोन लेयर क्या करती है? आपको प्रोटेक्ट करती है सन की जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है उनसे। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्ट आएंगी, जिसकी वजह से आपको स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन कैंसर वगैरह हो सकते हैं। सर सुनो, अब पढ़ना। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड टुगेदर। ऑक्सीजन ऐसे ही बनता है ना। इट इज एसेंशियल फॉर लाइफ बिकॉज इट नीड्स इन रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ही चाहिए होती है आपको बेसिकली। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। बनता कैसे है? O2 जब सिंगल O के साथ कंबाइन होती है तो क्या बनाती है? O3। It is made up of 3 atoms of oxygen combined together. It is also a gas but poisonous. जहां पे O2 लाइफ सेविंग का काम करती है, अगर O3 गैस किसी ने कंज्यूम कर ली वो पॉइजनस है। सर फिर वो हमें हार्मफुल कैसे बचा कैसे रही है? आप कंज्यूम नहीं कर रहे ना O3, आपको वो प्रोटेक्ट करिए किससे? हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से। वो आपके एटमॉस्फेयर में है लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर वाले लेवल्स पे। आपने हिस्ट्री सॉरी ज्योग्राफी में बहुत सारे लेवल्स पढ़े होंगे ना सर, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर है वो। हाँ, आगे लिथोस्फेयर, मतलब हाँ जो भी है अजीब अजीब से। इट इज फॉर्म्ड high up in the atmosphere by the action of ultraviolet radiations of the oxygen gas. The high energy of UV radiation coming from the sun splits oxygen into oxygen at जो ऑक्सीजन है अल्ट्रावायलेट रेज उसे स्प्लिट कर देंगे इसमें ऑक्सीजन एटम्स में, तो वो O2 के साथ कंबाइन होकर क्या बना देंगे? O3। O2 O के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा है? O3, ओजोन मॉलिक्यूल। ये सारी ज्ञान की बातें हैं, आपको इतनी चीजें नहीं पता होनी चाहिए। सर फिर क्या करना है? एक बार रीड आउट कर लेना, मैंने इसीलिए तो बोला शॉर्ट नोट्स भी दिए मैंने इसीलिए आपको। कितने पेज? 12 के 7 पेज। ये इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लो। सर मैं पढ़ा रहा हूँ। The depletion of ozone layer is due to the use of chemicals called chlorofluorocarbons (CFCs) released in air, react with oxygen gas present in the ozone layer and destroy it gradually. ये पूछ सकते हैं what is the reason of depletion? Due to this, the ozone layer in the upper atmosphere has become thinner, allowing the more ultraviolet rays to pass through it to the earth. Due to depletion of ozone layer caused by chlorofluorocarbons, more ultraviolet radiations reach the earth. तो यहाँ पे अभी बताया CFCs ऊपर जाते हैं, ओजोन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ओजोन के लेयर को कम कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं, तो ओजोन की लेयर क्या हो रही है? थिन होती जा रही है। थिन होगी तो अल्ट्रावायलेट रेज इजीली पास कर पाएंगी, इजीली पास करेंगे तो आपकी स्किन को हार्मफुल इफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं, स्किन कैंसर कॉज करेंगी, तो ये सारे कॉजेज हो सकते हैं। एक बार ओजोन लेयर खत्म टाइम टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है ना। हाँ? उसे बचा कैसे सकते हैं? आप CFCs का जो रिलीज है उसे कम करके। सर उसे कैसे कम करेंगे? आप रेफ्रिजरेटर, AC इन सब का यूज कम कर दो, कम कर दो। हाँ आज तो बंद कर दो। चलो सर, इसके साथ आपका ये वाला चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं जो आपको याद रखनी है? सर 2-3 चीजें बता दो और ज्यादा देखो मैनेजिंग। हाँ अभी आ रहे हैं, इस पे भी आ रहे हैं। लास्ट टॉपिक है आपका। अभी तक क्या पढ़ा? इकोसिस्टम। यस, इकोसिस्टम की डेफिनेशन, उसके कंपोनेंट बायोटिक याद रहेंगे, बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल में डिफरेंस याद रहेगा। 10% लॉ, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ओजोन डिप्लीशन। एक डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपसे, सहारा किस तरीके से फॉर्म हुआ था? तो ये चीजें कैसे हुआ? मतलब इतना बड़ा पेड़ मैनेजिंग द गार्बेज। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। फिर अभी देखते हैं, टाइम बचता है, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक है बीएम क्या है? बीएम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। सर आओ लास्ट टॉपिक पढ़े और चैप्टर खत्म करें।
अब जो गार्बेज आप के घरों में आता है, गार्बेज आपके घरों में आता है या आपके घरों से जाता है? सर आपके घरों से जाता है, मतलब आप आता है पहले आता है फिर जाता है, फिर वही सारी चीजें बेकार बेकार गार्बेज को मैनेज करना पड़ेगा सर, क्योंकि आपके घरों में जो गार्बेज है वो बायोडिग्रेडेबल भी है, नॉन बायोडिग्रेडेबल भी है, रिसाइक्लेबल भी है, तो आपको पहले उसे सेग्रीगेट करना पड़ेगा। The household waste is called garbage. Some of the garbage is biodegradable, whereas major part is ज्यादातर पार्ट नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, प्लास्टिक, पॉलिथीन वगैरह, ये सारी चीजें। Disposal of waste means to get rid of waste. The disposal of waste should be done in a scientific way. There are different methods of waste disposal. Some of the important modes of waste disposal are recycling. जो चीजें रिसाइकल हो सकती हैं आप उनसे रिसाइकल करो। प्रिपरेशन ऑफ कंपोस्ट, आप एक पिट खोदो, उसमें जाके बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डंप कर दो, फिर वो मैन्योर की तरह यूज हो जाएगा। इंक्रिनेशन पता है? बर्निंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर। लैंडफिल्स, सर लैंडफिल्स क्या होते हैं? जिसके ऊपर अभी का एमसीडी चुनाव हो रहा है, कूड़े के पार हटाना, वही सारी चीजें। सीवेज ट्रीटमेंट, जो आपकी नालियां हैं उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होना चाहिए, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। सर सुनना है तो यही। ये वाला नोटिस पढ़ ले बहुत है। आपको आपके ग्रुप में एक साथ बहुत सारे चैप्टर्स मिले हैं, वो नोटिंग एक बार रीड आउट कर लेना, वो बेसिकली सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपके लिए सफिशिएंट होगी अभी के एग्जाम्स क्रैक करने के लिए। हाँ, प्री बोर्ड्स के लिए। बायोगैस प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, लैंड फिलिंग्स, कंपोस्टिंग, रिसाइकलिंग एंड रीयूज, ये सारी चीजें। नहीं हाँ तो मतलब सर सुनो, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है, जिसके भी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मुझसे पूछ लेना अभी।